हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना। बच्चों, हमारी 11वीं क्लास का जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था और उसमें हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का 1950 से लेकर 1990 के बीच का जो आपका दौर है भारतीय अर्थव्यवस्था में, हम उसको आपका देख रहे थे। और उसी में जो हमारे आपके लेक्चर हुए हैं बच्चों अब तक, उसमें हमने आपका योजनाओं को समझा और किस प्रकार हमारी बाद में स्थिति थी कि हम नियम बनाए अपनी अर्थव्यवस्था के लिए। ये सब चीजें हम बच्चों आपका देख चुके थे। और साथ में हमने आत्मनिर्भरता, समानता बच्चों, और साथ में आपके समृद्धि जैसे कारक जो थे वो क्या हैं, उनकी क्या मीनिंग है, क्या उनके आपका मायने हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, ये सब चीज हम अब तक आपका देख चुके थे बच्चों। और मैंने आपसे जैसा प्रॉमिस किया था कि आज हम लोग उसको जो आपका बॉक्स है हम उसको आपका डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर जितना हमारा इम्पोर्टेंट है साथ में बॉक्स भी इम्पोर्टेंट है। वो हमें बताते हैं कि जैसे हमने आपको योजनाओं को समझा था कि योजना क्या है, तो योजना के बारे में पूरा हमें वहां तो मिला बच्चों मेन चैप्टर में, लेकिन बॉक्स के अंदर स्पेशलाइजेशन था कुछ चीजों को लेकर। तो जो आपका हमारा बॉक्स है, हम आज के चैप्टर में जो हमारा चैप्टर है आज का सेकंड चैप्टर बच्चों, इसी में जो हमारा लेक्चर होगा आज, जो आपका बॉक्स है उसके ऊपर होगा कि बॉक्स हमें क्या ज्ञान देता है और हमें क्या मिलेगा उस आपका बॉक्स है, हमें यही देखना है बच्चों। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से जबरदस्त तरीके से इस अपने चैप्टर को पढ़ेंगे बच्चों, और बहुत मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे अपने घर पर, बहुत ही आप ईमानदार और लगन तरीके से। ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं आपसे। तो बच्चों, आप सभी लोग बिल्कुल स्थिर होके आपका बैठ जाइए, किताब कॉपी लेकर। हमारा लेक्चर अब आपका शुरू होने जा रहा है और सभी लोग ध्यान देंगे डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, तो हम अब तक अपने चैप्टर में यही देख रहे थे कि आखिर में आत्मनिर्भरता क्या होती है, समानता हो तो आपकी कैसी हो, आधुनिकीकरण क्या था, समृद्धि जैसी चीजें क्या थी। ये सब चीजें बच्चों हम अपने चैप्टर में आपका देख चुके थे। और ये सब चीजें हम लोग आपके शुरू ये सब हमने अपना पूरा निपटा दिया था। और हम यहाँ तक अपना जो आपका चैप्टर था हम पिछले लेक्चर में आपका पढ़ चुके थे। ये कृषि हमें शुरू करना था, लेकिन मैंने उससे पहले आपको बताया था कि बच्चों एक हमें बॉक्स देखना है। क्लियर हो गया? और उस बॉक्स में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जो बॉक्स है ये है क्या। तो बच्चा देखिए, ये हमारा बॉक्स है। देखिए, बॉक्स हमें दिया गया है 2.3। कौन सा दिया गया है बच्चों? बॉक्स हमारा 2.3। क्लियर हो गया? तो भारतीय योजना के निर्माता, तो हम योजना पढ़ ली थी हम कि हमारी योजना किस प्रकार की है। क्लियर हो गया? तो उस भारतीय योजना के हमें आपका निर्माता के बारे में पढ़ रहा है। और जो वो योजना निर्माता है बच्चों, महाल नोविस हैं। हमें इनके बारे में देखना है कि महाल नोविस कौन है, और हम उनके परिचय के बारे में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। तो क्लियर है? शुरू करते हैं। देखिए, हमारी पंचवर्षीय योजना के निर्माता में अनेक प्रसिद्ध विचारकों का योगदान रहा है। यानी कि जितनी भी हमारी बच्चों पंचवर्षीय योजना है, उनका निर्माण है, जो बनी है, उनमें बहुत सारे प्रसिद्ध विचारक जिन्होंने अपने विचार दिए हैं, उनका कह रहा है योगदान रहा है। उनमें संख्या वैदिक प्रशांत चंद्र महान लोबिस का नाम उल्लेखनीय है। कह रहा है कि जो प्रशांत चंद्र महान लोबिस हैं, जो उनका नाम कैसा है? उल्लेखनीय है, मतलब बड़ा अच्छा उनका नाम है, ज्यादा उनको महत्व देंगे हम। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सामान्यता विकासात्मक योजना में एक अति महत्वपूर्ण योगदान है। कह रहा है कि जो हमारी सेकंड पंचवर्षीय योजना है, तो उसमें जो समानता विकासात्मक यानी विकास को बढ़ावा देने वाली जो योजना है, उसमें क्या है? उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। क्लियर हो गया? क्या है? महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है? योजना का काम सही मायने में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ होता है। कह रहे कि जो योजना का सही मायने में जो कार्य शुरू हुआ है ना बच्चों, वो किसमें हुआ है? सेकंड पंचवर्षीय योजना में आपका प्रारंभ हुआ है। क्लियर हो गया? इसमें भारतीय योजना के लक्ष्यों से संबंधित आधारित विचार दिए गए। कह रहा है कि जो भारतीय योजना जो बनी है, जो उसके लक्ष्य हैं, उससे संबंधित क्या दिए गए? विचार दिए गए। यह योजना महान लोविस के विचारों पर आधारित थी। यानी कि जो हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी बच्चों, वो किसके विचारों पर आधारित थी? महाल नोविस के आधारों पर, उनके विचारों पर क्या थी बच्चों? आधारित थी, महाल नोविस के। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं।
इस अर्थ में उन्हें भारतीय योजना का निर्माता माना जाता है। यानी कि जो भारत में योजना है जो आपकी बनी है बच्चों, उन योजना का निर्माता हम किसको बोल सकते हैं बच्चों? महालनोबिस को हम क्या बोलेंगे? भारतीय योजना के क्या है? निर्माता है। तो ये बच्चों देखिए, अब इनके हम लोग इनका जीवन परिचय के बारे में भी पढ़ेंगे। आपको इनका चित्र भी दिखाई दे रहा होगा। ये उनका चित्र है उन महान व्यक्ति का जिन्होंने भारत में क्या करा बच्चों? योजना की आपकी शुरुआत करी और अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्लियर हो गया? ताकि जो हमारे विकसित जो हमारे लक्ष्य हैं, ताकि हम जिससे विकास की जो दर हम लोग आपका चाहते हैं, हम उनको प्राप्त कर सकें उन लक्ष्यों को। तो ये ऐसे महान व्यक्ति हैं, सांख्याविक्त हैं, आप जिनकी वजह से जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो एक अपने लक्ष्य तक पहुंच पाई या उनको प्राप्त कर पाई। आइए इनके हम जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं, आखिर हमें पता भी तो लगे कि ये महान शख्सियत कहां से थी। इनका जीवन परिचय पर एक झलक हम लोग देखते हैं। देखिए, महालनोबिस का जन्म 1983 में कलकत्ता में हुआ था। कह रहे हैं कि 1983 में इनका जन्म कहाँ हुआ बच्चों? कलकत्ता में। अब देखिए कहाँ हुआ आपका? कलकत्ता में। इनकी शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता तथा सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में हुई। यानी कि इनकी पहली पढ़ाई कहाँ हुई बच्चों? आपकी कलकत्ता। जो आपकी एजुकेशन थे आपके प्रेसिडेंसी के, वहां इनकी शुरुआत हुई। फिर उसके बाद इन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी इंग्लैंड से क्या करी इन्होंने? सांख्य विषय में क्या की? उनकी सांख्य विषय में उनका योगदान के कारण उन्हें अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी व्याख्याति मिली। यानी कि जो उनकी स्टैटिक्स थी तो उसमें क्या मिली उन्हें? एक अंतरराष्ट्रीय व्याख्याति मिली, मतलब उनको पहचान मिली बच्चों। क्लियर हो गया? अब देखिए 1946 में उन्हें ब्रिटेन की एक सोसाइटी का फेलो आपका सदस्य बनाया गया। क्या बनाया गया? फेलो सदस्य बनाया गया। बच्चों ये एक बार थोड़ा मिस्टेक मेरे को लग रहा है, ये 1983 नहीं होगा, ये 1893 होगा, 1883 होगा, ना कि 1983। क्लियर हो गया? ये थोड़ा बुक में क्या है मिस प्रिंट है जो मुझे लग रहा है, ये 1800 होगा बच्चों, ना कि 1900। क्लियर हो गया? कितना होगा? 1800 आपका 83 होगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। अब इन्हें क्या हुआ? वर्ष 1976 में इन्हें ब्रिटेन की एक सोसाइटी का फेलो सदस्य आपका बना दिया गया। को ब्रिटेन में आपकी सोसाइटी थी उसका क्या बना दिया? फेलो सदस्य बना दिया। यह वैज्ञानिकों का एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित क्या था? संगठन था। यानी कि जिसका उन्हें आपका मेंबर बनाया, फेलो सदस्य बनाया, वो कैसा था? वैज्ञानिकों की एक सर्वाधिक आपके प्रतिष्ठित आपकी संगठन था, उसका क्या बना दिया? उसका मेंबर बना दिया। केवल उत्कृष्ट वैज्ञानिक का ही बनाया जा सकता था। और उसमें कौन आते थे बच्चों? केवल जो आपके उत्कृष्ट जो आपके वैज्ञानिक थे वही थे बच्चों इसमें। आगे देखते हैं। महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि ICI की स्थापना की तथा संख्या नामक एक जर्नल निकाला। देखिए कलकत्ता में वो लोग क्या करते हैं बच्चों? भारतीय सांख्यिकी आपके संस्थान की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। और संख्या नाम से क्या निकाला? एक जर्नल निकाला उन्होंने बच्चों। क्लियर हो गया? जो आज भी सांख्यिक विदों के लिए पारस्परिक विचार विमर्श के लिए एक प्रतिष्ठित मंच बना हुआ है। यानी कि बच्चों जो उन्होंने एक संख्या नामक नाम से एक जो जर्नल आपका निकाला था, यानी कि जो उन्होंने पत्रिका मान लीजिए या फिर जो उन्होंने ऐसे अपने रिसर्च पेपर जो अपने निकाले थे बच्चों, वो आज भी जो हमारे स्टडी के जो भी आपके वैज्ञानिक है बच्चों या फिर जो भी उस क्षेत्र में जो अपने शोध करते हैं, वो उनके लिए जो उनके आचार विचार के लिए कैसा है? एक आज भी वो प्रतिष्ठित आपका मंच या आपका प्लेटफॉर्म बना हुआ है। क्लियर हो गया? आज भी IAI तथा सांख्यिकी दोनों को ही समस्त विश्व में सांख्यिकी विदों और अर्थशास्त्रियों द्वारा अति सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। यानी कि वो जो आपका इन्होंने एक सांख्यिकी जो इन्होंने बनाया था और एक और संस्था बनी हुई थी ISI। क्लियर हो गया बच्चों? इन दोनों को क्या माना जाता है? विश्व में जो स्टैटिस्टिक्स के जो विद्वान हैं उन अर्थशास्त्री को क्या मिलता है? अति सम्मान मिलता है उन दृष्टि से कि आप सांख्यिक से हैं या फिर ISI के जो है ISI के आप क्या हैं?
वैज्ञानिक है या फिर स्टैटिकल है, तो उनको क्या मिलता है, विश्व में बड़ी पहचान मिलती है, बड़ा मान सम्मान मिलता है बच्चों। जो उन्होंने किसकी स्थापना की थी, संख्या की स्थापना की थी। क्लियर हो गया? उनको बड़ा रेस्पेक्टेबल चीजें होती हैं वर्ल्ड में कि ये बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं, ये लोग उस संस्थान से जुड़े हुए हैं, ये सब चीजें हैं बच्चे। क्लियर है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान महालनोबिस ने भारत की आर्थिक विकास के लिए भारत तथा विदेश से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित किए जाने की सलाह की। उन्होंने कहा कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है उसके दौरान जो हमारे महालनोबिस थे, उन्होंने क्या करा, भारत के विकास के लिए जो विश्व में आपके प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उनको क्या किया, आमंत्रित, उनको बुलाने की आपकी सलाह दी। किसको सलाह देंगे बच्चों, यानी कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं या फिर जो उसकी आपकी समिति होगी जो देश के नीति निर्माण का काम कर रही होगी, उन्हें सलाह दी कि जितने भी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं उनको कहाँ बुलाया जाए, भारत में। कालांतर में इनमें से कुछ अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार मिला, और जिनमें हम बुला रहे थे उन्हें क्या मिला था, कुछ को नोबेल पुरस्कार। यह इस बात को दर्शाता है कि उन्हें प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान थी। बच्चों किसकी पहचान थी उन्हें, प्रतिभाशाली, यानी कि किस व्यक्ति के अंदर कितनी प्रतिभा है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। महालनोबिस द्वारा आमंत्रित किए गए अर्थशास्त्री में वे लोग भी थे जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समाजवादी सिद्धांतों के कूट आलोचक थे। यानी कि उनके अंदर ऐसे भी लोग बुलाए थे जो समाजवाद, जो आपका सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, देखिए मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था कि समाजवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है और मिश्रित क्या है। तो कुछ लोग तो समाजवाद के समर्थक थे, एग्जाम्पल हमने रूस का लिया था, और कुछ लोग उसके क्या थे, बहुत विरोधी थे, मतलब आलोचक थे कि समाजवाद अच्छा नहीं है। तो उन लोगों को भी बुलाया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो लोग समाजवाद को पसंद नहीं करते थे, जो समाजवाद की आलोचना करते थे। दूसरे शब्दों में वह अपने आलोचकों को सुनने की इच्छुक थे, यानी कि वो कुल मिलाकर जो उनके आलोचक हैं वो उनको सुनना भी चाहते थे कि आखिर जो आलोचक हैं हमारे, वो हमारी कहाँ आलोचना करते हैं, उसकी वो क्या थे, उनकी सुनने के लिए इच्छुक थे। यह उनकी महान विविधता को द्योतक है, यानी कि जो वो अपने आलोचकों को सुन रहे हैं उनकी एक महान जो विविधता है, जो उनकी ज्ञान है, उसको क्या करता है बच्चों, उसका एक प्रतीत होता है, एक ज्ञात दिखाता है हमें, द्योतक है, एक ऐसा माध्यम हमें दिखाता है कि जो हमारे महालनोबिस थे वो क्या है, बहुत बड़े ज्ञाता हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। क्लियर हो गया? आज अनेक शास्त्रियां महालनोबिस की योजना संबंधी दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हैं। क्या करते हैं? अस्वीकार करते हैं। परंतु भारत का आर्थिक प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें सदैव स्मरणीय है। मतलब हमेशा जो उनकी महत्वपूर्ण योगदान रहा, किसके लिए, भारत के आर्थिक विकास के लिए, हमेशा क्या रखा जाएगा, उनको स्मरणीय मतलब याद रखा जाएगा। संख्याविद सांख्यिकीय सिद्धांत में उनके योगदान से लाभ उठाते हैं, यानी कि जो उन्होंने स्टैटिकल में जो अपना योगदान दिया है उनसे क्या उठाते हैं आज भी लोग, जो सांख्यिकी सिद्धांतों से लाभ मिलता है। स्रोत देखिए, ये सब चीजें जो उनके बच्चों, ऐसे मान लीजिए, ये छोड़िए, जितना उन्होंने अपने बच्चों, जो हमारे महालनोबिस हैं, ये एक उस समय के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे स्टैटिकल के, और उनके जो सिद्धांत थे उस सिद्धांतों को आज भी कहीं ना कहीं हमारे जितने भी अर्थशास्त्री हैं उन सिद्धांत को मानते हैं, उनको पढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे देश की जो विकास दर है उसमें एक अपना उनको बड़ा लाभ प्रदान करते हैं बच्चों। ये सब चीजें हम लोग आपका देख चुके थे या फिर उन्होंने हमें बताया, ये सब ऐसे हैं। क्लियर हो गया? तो बच्चों हमने महालनोबिस के बारे में पढ़ा कि जिन्होंने भारत की योजना आपकी बनाई, कौन बनाई बच्चों, भारतीय योजना के निर्माता के बारे में हमने पढ़ लिया। हमने योजना के बारे में पढ़ा, और योजना किसने बनाई हमने उसके बारे में पढ़ लिया। बच्चों एक सेक्टर आता है आपका सेवा, सर्विस, सेवा क्षेत्रक, कि आखिर में सर्विस सेक्टर होता क्या है। अब जैसे मैं कहूँ आपको एग्रीकल्चर क्षेत्र, तो आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा कि कुछ आपका खेती हो रही होगी। मैंने कहा आपका औद्योगिक क्षेत्र, तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि वहां कुछ चीज बन रही होगी, किस चीज का व्यापार हो रहा होगा, या कोई चीज कैसे बन रही होगी, मशीन, ये सब कल्पना आप लोग कर सकते हो। जैसे ही मैं सेवा क्षेत्र का नाम लेता हूँ, सर्विस का, तो आपके दिमाग में जल्दी से पिक्चर नहीं बनती होगी कि आखिर में सर्विस है क्या। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं सब कि आखिर में सर्विस सेक्टर है क्या बच्चों। देखिए शुरू करें। बॉक्स लोग हम लोग देख रहे हैं बच्चों 2.4 सेवा क्षेत्रक। देखिए देश के विकास के साथ साथ इसमें एक संरचनात्मक
आपका परिवर्तन आया। कह रहे देश के जो विकास है के साथ साथ क्या आया, एक संरचनात्मक क्या आया, आपका परिवर्तन आया, आपकी चेंजिंग आई। भारत में तो यह परिवर्तन बहुत विचित्र रहा। और कह रहा जो भारत में जो आपका परिवर्तन हुआ ये कैसा रहा बच्चों, बहुत विचित्र रहा। सामान्यतः विकास के साथ साथ सकल घरेलू उत्पाद में, यानी कि बच्चों जीडीपी आपको मैंने पढ़ाई थी, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, जीडीपी, यानी कि एक वर्ष के अंदर देश में एक वर्ष के अंदर वस्तु और सेवा का जो बाजार मूल्य होता है, हमने क्या कहा था उसको, जीडीपी। याद है कि कुछ नहीं है, मैं उम्मीद करता हूं आपको याद होगा। देखिए ध्यान देते हैं, विकास के साथ साथ सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अंश कम होता और औद्योगिक उद्योग का अंश प्रधान होता है। यानी कि अगर आप देखेंगे जैसे सामान्यतः हमारा विकास होगा तो जो हमारी जीडीपी है, तो जीडीपी में जो हमारा कृषि का योगदान है वो कैसा होगा, आपका कम। और जितने भी हमारी फैक्ट्रियां हैं, ये फिर जो भी हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनका योगदान कैसा होगा हमारे जीडीपी में, अधिक प्रदान होगा। क्लियर होगा, अंश ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, विकास के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर जीडीपी में सेवा का अंशदान अन्य दोनों क्षेत्रकों से अधिक हो जाएगा। ये कह रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा बच्चों, हमारे जीडीपी में जब हम विकास के हम हर एक ऊंचे स्तर को आपका छू लेंगे, तो उसमें ये हो जाएगा कि जो एग्रीकल्चर का जो वर्तमान हमारे जीडीपी में योगदान है, उद्योग का योगदान है, उन दोनों योगदान से अधिक किसका योगदान हो जाएगा बच्चों, सेवा क्षेत्र का अंशदान हो जाएगा उनसे अधिक। भारत में जैसे कि एक गरीब देश की अपेक्षा की जाती है, जीडीपी में कृषि का 50% से अधिक था। यानी कि अगर आप देखेंगे, अगर कोई आपका गरीब देश है उसमें क्या अपेक्षा की जाती है कि जो उसकी जीडीपी होगी, सकल घरेलू उत्पाद होगा, 50% से अधिक कौन योगदान कर रहा होगा, उसकी एग्रीकल्चर, उसकी कृषि योगदान कर रही होगी। किंतु 1990 में सेवा क्षेत्र में अंश बढ़कर 40.59% हो गया। यानी कि बच्चों 1950 से और 1990 के बीच में जो आपका सर्विस सेक्टर है, आपका सेवा क्षेत्र है, उसमें क्या आया, आपका परिवर्तन आया। देखिए सेवा क्षेत्र क्या होते हैं, पहले आप यह भी देख लीजिए कि आप कहेंगे पता नहीं सर ने क्या बता दिया, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। सेवा क्षेत्र होता है बच्चों आपकी सर्विस। सर्विस कैसे होती है, देखिए आप किसी होटल में गए तो वहां आप रुके, आपने कुछ आपका पे किया, कुछ जो आपके टूरिज्म, जो आपके टूरिस्ट क्या आते हैं आपके इंडिया में आते हैं, तो वो लोग आते हैं, यहाँ आने के बाद वो अपना पैसा खर्च करते हैं। अब देखिए वो क्या होता है, पैसा खर्च होता है, और वो यहाँ कहाँ के लोगों को मिलता है, यहाँ के लोगों को ही मिलता है। यानी कि हम अगर कोई व्यक्ति आया, हमने उसको खाना खिलाया, और खाना खिलाने के बदले में हमने उसने क्या दिया, हमें पैसे दिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे यहाँ घूमने के लिए आया हमारे गाँव में, और गांव में वो रुका, तो उसने एक रात को रुकने के लिए उसने 500 रुपए दिए एक कमरे के, और उसने खाना भी खाया, 100 रुपए उसने खाने के भी दिए। तो हमें कुल मिलाकर ये जो हमने उसे सर्विस दी, जो उसे हमने सेवा दी, कौन सी बच्चों, जो हमने उसे खाना खिलाया, जो हमने उसको रुकाया, उसने हमें 600 रुपए दिए। क्या दिए, 600 रुपए। तो वो क्षेत्र कौन सा हो गया जिससे हमने पैसे कमाए, क्या हमने वो एग्रीकल्चर से कमाए, आप खेती करके कमाए बच्चों, नहीं। हमने कुछ बनाया, उद्योग बनाया, कोई हमने कुछ चीजें बनाई जब 600 रुपए प्राप्त हुए, तो नहीं। हमने क्या करी, सर्विस करी। और ये कह रहा है कि 1950 से 1990 के बीच में ऐसी सर्विस सेक्टर में क्या हो गया, इन चीजों में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। जैसे एजुकेशन, आप पढ़ो किसी प्राइवेट स्कूल में तो वो आपको सर्विस देते हैं। जैसे आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ तो वहां बहुत चीजें आपकी सर्विस आपकी बढ़ती है, तो आपका चार्ज लेते हैं ना। तो ऐसे क्या हो गया, ये सब चीजें आपकी क्या हो गई बच्चों, बढ़ना शुरू हो गई। और जीडीपी में इसका योगदान कितना हो गया, 40.59%, 59% हो गया। यह कृषि तथा उद्योग दोनों से क्या था, अधिक था। यानी कि अब क्या हो गया, अधिक था। और ये कब होगा, जब विकास कैसा होगा, उस स्तर पहुंच जाएगा, यानी कि विकास होने लगा है। ऐसी स्थिति तो प्राय विकसित देशों में पाई जाती है। ये कह रहा है जैसी स्थिति भारत में हो गई है, इतना अच्छा परसेंटेज बढ़ गया जीडीपी में, तो ये स्थिति तो कहाँ दिखाई जाती है, विकसित में पाई जाती है। 1991 के बाद की अवधि में तो सेवा क्षेत्र चर्चा अगले अध्याय में विस्तार से की जाएगी। यानी कि वैश्वीकरण के जो आपका प्रभाव हुआ, अब इसमें क्या आपका बढ़ा, कैसे आपकी वृद्धि हुई, इस सब चीज के बारे में हम लोग अगले आपके चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमने केवल इस जो आपका सेवा क्षेत्र है,
इस बुक से यही कोशिश करी हमने आपका देखने की कि पहले हमारा कृषि का योगदान बहुत ज्यादा था हमारे जीडीपी में, बाद में बच्चों वही योगदान हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र था उसमें बढ़ना शुरू हो गया, और औद्योगिक क्षेत्र के बढ़ने के बाद 1990 के दशक तक, यानी कि 1950 से 1990 के दशक तक ऐसी स्थिति आई जब हमारा सर्विस सेक्टर क्षेत्र, क्या बच्चों, हमारा सर्विस सेक्टर क्षेत्र जो था वो, उसमें क्या हो गया बच्चों, अमूल चूल आपके परिवर्तन आए। और ये परिवर्तन कुछ आपका ऐसे थे बच्चों जिसके माध्यम से क्या हुआ, देश की जीडीपी में सर्विस सेक्टर का योगदान आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया, यानी कि करीबन 40% से ऊपर लगभग क्या हो गया, कृषि क्षेत्र में इसका बढ़ावा हो गया बच्चों। क्लियर है? तो इतना बच्चों आपको मैं मानता हूं कि आपको समझ आया होगा। तो बच्चों हम यही देख चुके हैं कि सर्विस सेक्टर से हम कैसे बढ़ रहा है हमारा सर्विस सेक्टर निरंतर, ये चीज हमने आपका देखी। और इस चैप्टर में हम लोग जो हमारी योजना निर्माता थे महान लोविस, उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ा कि आखिर में उनका किस प्रकार आपका योगदान रहा बच्चों, और जो उनके रिसर्च पेपर हैं या जो उनके सिद्धांत हैं वो आज भी कहीं ना कहीं हमारी वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और जिन्होंने एक संख्या के नाम से जो अपना एक स्थापन शुरू किया था, उन्होंने एक संस्था बनाई थी, उसके वैज्ञानिकों की विश्व रूप में बड़ा सम्मान, बड़ी व्याख्याति के साथ आपका देखा जाता है। तो जो भारतीय योजनाकार हैं, हम उनके जीवन परिचय के बारे में बच्चों आपका पढ़ चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको उनका जीवन परिचय आपको बहुत अच्छा लगा हो, आपको समझ आया हो। ठीक है? और साथ में हम सर्विस सेक्टर को भी हमने देखा कि आखिर में सर्विस सेक्टर क्या था, और उससे पहले सेक्टर में हम लोग आधुनिकीकरण, क्लियर है बच्चों, समानता, आत्मनिर्भरता, समृद्धि जैसे कारकों को हम लोग, आपका प्रौद्योगिकी क्या है, इन सब कारकों को हम लोग आपका देख चुके हैं और उनको बहुत अच्छे से विस्तृत से किया। और हमें ये भी समझ आया कि आखिर में ये सब फैक्टर क्या है और कहीं ना कहीं ये योजना के पार्ट है। और जैसे कि अभी ये जिक्र भी हुआ था कि जो समाजवादी जो अर्थव्यवस्थाएं हमने पढ़ी थी बच्चों, पहले चैप्टर मैंने आपको पढ़ाई थी, इसमें जो पहला जो जो मेरी क्लास हुई थी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, मिश्रित क्या होती है, ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा चुका था। उनकी कमियां क्या हैं, उनकी अच्छाई क्या है, और हमने आखिर में मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों अपनाई, हम दोनों का रूप मिला जुला हमने क्यों लिया, हम ये सब आपका देख चुके हैं। क्लियर है बच्चों? और साथ में हमने अपनी योजना का इतिहास के बारे में पढ़ लिया कि आखिर में हमें योजना क्यों बनानी पड़ती हैं, ये सब चीजें हम लोग बहुत अच्छे से बच्चों आपका देख चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत समझ आया होगा। और समय समाप्त हो रहा है जैसे कि, तो आज के लिए इतना, बाकी मिलते हैं कल के आपके नेक्स्ट लेक्चर में। अगर किसी बच्चे का कोई टॉपिक छूट गया हो पढ़ने से, आज का लेक्चर डीडी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल के माध्यम से जाकर वो इसको दोबारा रिवीजन कर सकता है, दोबारा पढ़ सकता है बच्चों। तो मुझे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।